नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9th में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 7 मई का जो आपका सामाजिक विज्ञान SST सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला अभ्यर्थियों, वो पेपर आप देख लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपने पिछली क्लास भी हमारी देखी होंगी। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को पूरा देखा है, एंड से लेकर अभ्यर्थियों शुरू से लेकर एंड तक देखा अभ्यर्थियों, उनके अभ्यर्थियों फुल मार्क्स आए। तो याद रखना, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बस करना क्या है, क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, ध्यान से सुनना है अभ्यर्थियों। सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में छपे मिलेंगे अभ्यर्थियों, याद रखना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है। कि पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान के रेगिस्तान में मुख्य जो चारावास समुदाय रहता है वो कौन सा रहता है अभ्यर्थियों। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे अभ्यर्थियों। 1 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो मुख्य समुदाय क्या रहता है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है अभ्यर्थियों। तो वंजारे, गालसा, गुज्जर, बकरवाल या अभ्यर्थियों राकड़ा। तो राकड़ा आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन दे हो जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन दे को याद रखेगा अभ्यर्थियों और सही करके आएगा, उसको फुल अभ्यर्थियों अंक दिए जाएंगे। तो याद रखना। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर अभ्यर्थियों हम देख लेते हैं कि इसका आंसर अभ्यर्थियों आपका क्या हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि वन रक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गुडाधुर ने अभ्यर्थियों। गुडाधुर अभ्यर्थियों ऑप्शन से इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों, याद रखना। बस आपको करना क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। क्लास को पूरी जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, आपको याद रखना है और सीधे अभ्यर्थियों आपको तो छाप देना है। तो इसमें आपका ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध क्या था अभ्यर्थियों। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपको बताना है। अंडा उत्पादन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन या आपके फल उत्पादन। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि दूध उत्पादन से भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध माना गया है वो ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत में भैया तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो याद रखना अभ्यर्थियों, जो भारत में आपकी पहली जनगणना हुई थी अभ्यर्थियों, वो आपकी 1872 में हुई थी। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। 1 नंबर का अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन चल रहा है, याद रखना अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सिमलीपाल जो जीवमंडल अभ्यर्थियों नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो अभ्यर्थियों ये आपका उड़ीसा में हो जाता है। उड़ीसा आपका अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों। सिमलीपाल जो जीवमंडल है वो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, जो आपका छठा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो कौन सा अधिकार अभ्यर्थियों देना है अभ्यर्थियों, इसमें आपको अभ्यर्थियों कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर करना है। जो भी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर दे देता है अभ्यर्थियों, उसका अभ्यर्थियों जो कमेंट बॉक्स में नाम पिन किया जाएगा सारे स्टूडेंटों के सामने अभ्यर्थियों, स्क्रीन पर उसका नाम दिखाया जाएगा। तो याद रखना, कमेंट में इसका आंसर हर बच्चे को देना है, याद रखना। और क्वेश्चन याद रखना अभ्यर्थियों, कमेंट में इसका आंसर छाप देना, नाम लिया जाएगा अभ्यर्थियों सभी बच्चों के सामने आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 7वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है। 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो अभ्यर्थियों जो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा अभ्यर्थियों कौन सा होता है, से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, गृह मंत्री अभ्यर्थियों। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो ये तो अभ्यर्थियों आपको पता ही होगा, 6 मूल अधिकार है अभ्यर्थियों भारतीय संविधान में। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, ये आपको बताना है अभ्यर्थियों। तो कर्क रेखा अभ्यर्थियों कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 राज्यों से अभ्यर्थियों ये गुजरती है, 8 राज्यों से। याद रखना अभ्यर्थियों कौन से राज्य से नहीं गुजरती, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इन तीनों से गुजरते अभ्यर्थियों, उड़ीसा से ये नहीं गुजरती। याद रखना ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है
कि जो वारसाई की संधि अभ्यर्थियों आपसे पूछे तो वारसाई की जो संधि हुई थी अभ्यर्थियों वो 18 जून 1919 में हुई थी। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 1 नंबर का अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, तो याद रखना यहाँ तक अभ्यर्थियों जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। 10 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों आपका तैयार हो चुका है। बस क्लास को एंड तक देख लेना, पूरा नंबर अभ्यर्थियों आपको मिलने वाले हैं। तो याद रखना अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों खालिस्तान अभ्यर्थियों आपसे पूछे जाएंगे, 8 आपसे पूछे जाएंगे। हर खालिस्तान आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो दूसरे का आपका पहला क्वेश्चन है। तो अंत्योदय अन्न योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसकी शुरुआत अभ्यर्थियों 2002 में हुई थी। पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, तो 2002 आपको इसमें भर लीजिएगा। कच्चा माल व नकर पैसा खालिस्तान कहते हैं, तो अभ्यर्थियों कार्यशील उसको बोला जाता है, कार्यशील आप इसमें भर लीजिएगा। पीछे अभ्यर्थियों कोष्टक में आपको आंसर दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही को यानी कि एक को भर के आना। तो याद रखना कच्चा माल में आप भर लीजिएगा कार्यशील, याद रखना है, बस आपको तो पेपर में छाप देना है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग खालिस्तान कटिबंधीय, तो क्या है अभ्यर्थियों इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो कौन सा अभ्यर्थियों उस उपोषण कटिबंध है अभ्यर्थियों, याद रखना उपोषण आपका इसमें भर लीजिएगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो आपका उपोषण हो जाता है। भारत की खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभ्यर्थियों चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, चिल्का झील अभ्यर्थियों आप इसमें भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मसाई में माँ शब्द का क्या अर्थ है? तो मेरे लोग तुम्हारे लोग, याद रखना भैया, तो यही आपका इसका आंसर हो जाता है, मेरे लोग तुम्हारे लोग। दूसरा इसमें कट गया, याद रखना आप इस खालिस्तान में भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभ्यर्थियों वो कहाँ पर स्थित है, उसका स्थान आपसे पूछा है। तो देहरादून में अभ्यर्थियों वो स्थित है, याद रखना इसमें आप देहरादून भर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान खालिस्तान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ये अभ्यर्थियों लागू हुआ था। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रख लेना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और देश में कानूनी क्रियान्वयन कब कौन करते हैं अभ्यर्थियों, कार्यपालिका करती है या अभ्यर्थियों व्यवस्थापिका करती है? तो अभ्यर्थियों कार्यपालिका के द्वारा देश में कार्यों का जो कानून है अभ्यर्थियों उनको क्रियान्वयन में लेती है। कौन लेती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका अभ्यर्थियों आपको छाप कर आनी है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछे जाएंगे, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, ये आपके अति लघुतरात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यर्थियों। जो बेरोजगारी शब्द की व्याख्या करें, तो बेरोजगारी शब्द की व्याख्या अभ्यर्थियों, तो दोस्तों इसकी व्याख्या आपको करनी है। आंसर की ओर आपको मैं ले चलता हूँ। आंसर अभ्यर्थियों बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार के योग्य और क्रियान्वयन जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस समूह में जो कार्यबल में वे लोग शामिल हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई उपयुक्त नौकरी नहीं है। तो इसका मतलब अभ्यर्थियों बेरोजगारी होता है, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अभ्यर्थियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जो मुख्य विशेषता है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। तो इसमें आपका हो जाता है अभ्यर्थियों भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। तो इसका आंसर अभ्यर्थियों आपको छाप देना है, याद रखना दोनों का आंसर मैंने अभ्यर्थियों आपको बताया। बस आपको तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इनको इस क्लास को दोबारा देख लेना। चैनल याद रखना, क्लास याद रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार आपको इसको देखना ही देखना है, एग्जाम में जाने से पहले 2 बार अभ्यर्थियों आपको इस क्लास को देखना है, आपके पूरा पेपर रट जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे
क्या पूछा है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, बेरोजगार ये तो कंप्लीट हो गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ये भी कंप्लीट हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली याद रखना भैया, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सार्वजनिक यह भैया तो आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा संचालित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिकायतें दरों पर आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली के तहत भारतीय सरकार खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज रखती है। तो भैया तो आप इसका आंसर पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा स्क्रीन के सामने स्क्रीनशॉट ले लेना। चाहे भैया तो क्लास को एक बार और देख लेना भैया, तो आप कोई कुछ नहीं जा रहा भैया, तो बस आपको तो क्लास को 2 बार देखना है, आपका पेपर भैया तो हल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये हम देख लेते हैं। 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है भैया, तो ये भी याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से भैया तो जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भैया तो भाबर क्या है। तो भाबर भैया तो आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो भाबर क्या है भैया, तो हम भाबर को एक बार देख लेते हैं कि भाबर क्या है। तो भाबर भैया तो आपका ये हो जाता है कि भाबर वह पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलाक ने समांतर सिंधु और विस्तार तो तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। यानी कि भैया तो जो कंकड़ जमा होते हैं, पानी के बहाव से जो मिट्टी जमा होती है, उनको हम भैया तो क्या कहते हैं, भावर कहा जाता है। याद रखना, डेफिनेशन आपके सामने, आपको बस याद करना है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। तो भाबर क्या है भैया, तो ये भी हो गया आपका। साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं, साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो साक्षरता दर भैया तो आपके सामने है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर संख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। याद रखना भैया तो 7 वर्ष से अधिक वाले जो लोग होते हैं, उनको उनकी संख्या जो आती है, उनको हम साक्षरता दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साक्षरता दर का भैया तो आपका हो ही गया। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भैया, तो भैया तो ये आपके सामने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना भैया तो वर्षा, आर्द्रता, बादल, दृश्यता, दबाव, हवाएं शामिल हैं। याद रखना, ये सभी हैं जो भैया तो मौसम को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र क्या है भैया तो लोकतंत्र क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि लोकतंत्र क्या है भैया तो भैया तो लोकतंत्र क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। यह भैया तो आपका लोकतंत्र का आंसर हो जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। यह भैया तो अब मैं क्लास को कुछ देर रोक रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया तो अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यह आपसे संविधान क्या है भैया तो संविधान की डेफिनेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। संविधान की डेफिनेशन है भैया तो आप ये लिख लीजिएगा, ये आपके संविधान की डेफिनेशन होती है। पूरा आंसर आपके सामने, बस आपको लिखना है, याद करना है, छाप देना है। क्लास को 2 बार देख लेना भैया तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि भैया तो जो वर्षाय संधि के 2 शर्तें लिखें। तो भैया तो वर्षाय संधि की 2 शर्तें आपको लिखनी है और परत भूमि पर टिप्पणी कीजिए। तो परती भूमि पर ये 2 क्वेश्चन आपके रह गए, इनके मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो भैया तो ये तो आपका जो 2 शर्तें आपकी क्या क्या हो जाती हैं, तो 2 शर्तों को भैया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। पहली की शर्त भैया तो ये हो जाती है, एक शर्त ये, और भैया तो दूसरी शर्त आपकी क्या हो जाती है, दूसरी शर्त ये हो जाती है। तो दोनों की डेफिनेशन आपको दी हुई है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सीधा इसको छाप देना है। जो परती भूमि है उस पर आपको टिप्पणी क्या करनी है, तो परती भूमि पर टिप्पणी है भैया तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं भैया तो, या इसका आंसर है भैया तो आपको ढूंढ कर पढ़ लेना है। तो याद रखना भैया तो
दोस्तों प्रतिभूमि की डेफिनेशन मैं आपको बता ही देता हूँ, आप कहाँ इसको अभ्यर्थी ढूंढोगे। तो प्रतिभूमि की जो डेफिनेशन है, प्रति खेतों को लंबे समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है। यह वास्तव में भूमि का एक टुकड़ा है जिसे आराम करने और नवीकरण के लिए जोड़ दिया जाता है अभ्यर्थी। याद रखना, यह छोड़ दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी हो जाती है। तो पूरा का अभ्यर्थियों आपके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या अभ्यर्थियों आप क्लास को 2 बार देख लेना, 100% आपके फुल मार्क्स अभ्यर्थियों आने वाले हैं। याद रखना अभ्यर्थियों, अब अभ्यर्थियों आपको एक कमेंट करना है कि कौन सा बच्चा इस क्लास को कहाँ से देख रहा है। बस ये कमेंट और एक लाइक, ये आपसे मैं मांग रहा हूँ बस। और कुछ अभ्यर्थियों आपसे नहीं मांगा है, एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हो, ताकि पता लगे अभ्यर्थियों क्लास कहाँ तक पहुँच रही है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगली क्लास आपको एसएस की जल्दी मिलने वाली है अभ्यर्थियों, एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की अभ्यर्थियों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।